हेलो दोस्तों, आज का हमारा दूसरा चैप्टर है और इसका नाम है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम ये चैप्टर नंबर 2 है। ये चैप्टर बड़ा होगा और जो हमने कल पढ़ा था वो भी इस टॉपिक में काम आने वाली चीज़ें हैं। तो इसमें सबसे फेवरेट क्वेश्चन रामसर कन्वेंशन है और उससे रिलेटेड जितने भी इस समय वेटलैंड हैं भारत में तो उनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो शुरू करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन है गरान। गरान को मैंग्रोव बोलते हैं। इसमें हमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है कि जो मैंग्रोव है लवणीय और स्वच्छ जल के उपयुक्त मिश्रण की ज़रूरत होती है। दूसरा कथन कह रहा है कि मैंग्रोव पादपों की वृद्धि और विकास के लिए पंक मैदान यानी कीचड़ युक्त मैदान की ज़रूरत होती है या जल की ज़रूरत होती है। और तीसरा है पादप जो है सुरक्षित आड़ वाले तटों के अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चौथा है मैंग्रोव जो है वनस्पति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित भारत के सभी तटीय राज्यों में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा पहला गलत हो जाएगा क्योंकि मिश्रण में नहीं पाया जाता। ये लवणीय और स्वच्छ जल के मिश्रण में नहीं पाया जाता। ये लवणीय जल में और स्वच्छ जल में दोनों में पाया जाता है। तो इसका आंसर बी होगा, मतलब कि 2 और 3। जानते हैं कि मैंग्रोव क्या होते हैं। मैंग्रोव से क्वेश्चन आते हैं तो मैंग्रोव को समझ लेते हैं। मैंग्रोव वो वृक्ष होते हैं जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के तटों, ज्वारनदमुखों, ज्वारीय क्रीक, पश्चजाल, लैगून और पंख जमाओं में विकसित होते हैं। मैंग्रोव वनस्पति जो है अंडमान निकोबार आइलैंड है। इसके साथ भारत के जो 9 तटीय राज्य हैं जिनमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति का विकास जो पहला कथन था ये खारे पानी में अधिक होता है, लेकिन ताज़े पानी में भी उग सकती हैं, परंतु इसका विकास खारे पानी में अधिक होता है ताज़े पानी की अपेक्षा। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन में था कि मिश्रण के लिए ज़रूरी है तो मिश्रण के लिए ज़रूरी नहीं है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। एक चीज़ और देख लेते हैं। अगर हम भारत के तटीय राज्यों की बात करें तो ये तट पश्चिम तट से लेकर पूर्वी तट यहाँ जो 9 राज्य हैं मैंग्रोव पाया जाता है। दूसरा जो अंडमान निकोबार आइलैंड है इसमें भी मैंग्रोव पाया जाता है और लक्षद्वीप यहाँ भी मैंग्रोव अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अंडमान निकोबार सहित भारत के जो 9 तटीय राज्य हैं यहाँ भी मैंग्रोव पाया जाता है और साथ ही साथ यह स्वच्छ जल और खारे पानी दोनों में उग सकते हैं, लेकिन खारे पानी में अधिक उगते हैं स्वच्छ जल की अपेक्षा। साथ ही इनके विकसित होने के लिए स्वच्छ जल और खारे पानी के मिश्रण की ज़रूरत नहीं होती। अगला क्वेश्चन है रामसर अभिसमय, रामसर कन्वेंशन।
इससे रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चन, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रामसर कन्वेंशन, इसके बारे में जानना। कह रहा है कि भारत जिसका हस्ताक्षर करता है इसके संरक्षण और विवेकपूर्ण यूज से संबंधित है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। कंजर्वेशन एंड वाइस यूज ऑफ वेटलैंड, तो ये किसके बारे में बात कर रहा है कथन? ये बात कर रहा है आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड के बारे में बात। अब वेटलैंड के बारे में बात जान लेते हैं। रामसर कन्वेंशन है क्या? तो 2 फरवरी 1971 आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए रामसर कहाँ है? रामसर कैस्पियन सागर के तट में ईरान में स्थित है। रामसर ईरान में स्थित एक जगह है। यहाँ एक अंतर सरकारी और बहुउद्देशीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें बात की गई थी कि आर्द्र भूमि और उसके संसाधनों के संरक्षण और युक्त उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा तय की गई। ये दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया। 1971 में सम्मेलन हुआ और 1975 से प्रभाव में आया। वर्तमान में बात करें तो रामसर कन्वेंशन में 171 पार्टीज शामिल हैं और भारत 1982 में इसमें शामिल हुआ। वर्तमान में अगर आज 2023 तक की बात की जाए तो भारत में 75 रामसर स्थल हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है प्रवाल भित्तियों से संबंधित। अभी हम लोगों ने मैंग्रोव देखा, फिर वेटलैंड देखा, अब प्रवाल भित्तियों की बात कर लेते हैं। प्रवाल भित्तियाँ क्या होती हैं, इनका विरंजन कैसे होता है, इन सब की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है प्रवाल भित्तियों के लिए उपयुक्त आवश्यक दशाओं की बात कर रहा है। कौन कौन से दशाएं होनी चाहिए? पहला है कि प्रकाशीय स्थित होनी चाहिए, मतलब कि यहाँ प्रकाश, सूर्य का प्रकाश प्राप्त होना चाहिए। दूसरा कह रहा है स्वच्छ और अवसाद रहित जल होना चाहिए। और तीसरा कह रहा है कि समुद्री लवणता 6% होना चाहिए। यहाँ ये भी देखना है कि समुद्र में लवणता कितनी होनी चाहिए, तभी प्रवाल भित्तियाँ वहाँ विकसित हो सकती हैं। और चौथा कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय समुद्री जल जिसका तापमान कितना होना चाहिए, 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। कौन कौन सी सही है? तो इसमें जो कथन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है और तीसरा गलत है। आंसर होगा ए, पहला, दूसरा और चौथा। अब देख लेते हैं। प्रवाल चूना प्रधान मुलायम अकशेरुकीय जीव होते हैं। ये किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर संरचना होती है, कवच होता है इनका। किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। खोल रहते हैं और ये प्रवाल जो है कम गहराई पर पाए जाते हैं, क्योंकि अधिक गहराई पे सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अतः प्रवाल भित्ति के विकास के लिए प्रकाशीय स्थितियाँ आवश्यक होती हैं। दूसरा कि प्रवालों के विकास के लिए जल का अवसाद रहित होना बहुत ही जरूरी है। जल में अवसाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अवसादों के कारण क्या होता है कि इनका जो मुख होता है वो बंद हो जाता है और इनका विकास बाधित हो जाता है। अगली बात जो है तो उष्णकटिबंधीय समुद्री जल में टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए? 20 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, जो इनके जीवन यापन के लिए अनुकूल होता है। लवणता की बात करते हैं तो यहाँ लवणता 30 से 32 होनी चाहिए, ना कि 6। इस वजह से कथन 3 गलत था, बाकी सारे सही हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी एकल जातीय स्पीसीज, हम लोगों ने कल भी स्पीसीज की बात की थी थोड़ी बहुत, आज और बात करेंगे। स्पीसीज उसके रहवास यानी हैबिटाट, जिसे पर हैबिटाट कहते हैं, जहाँ पर वह रहते हैं, वास करते हैं, घटकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मतलब कि कोई स्पीसीज है वो जहाँ रहता है उसके पर्यावरणीय घटक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा स्वपारिस्थितिकीय। पारिस्थितिकी की वह विज्ञान
जिसके अंतर्गत समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंध हों। जितने जीव हैं और उनके भौतिक पर्यावरण, यानी एक तरह से बायोटिक और नॉन बायोटिक। कल हमने जो पढ़ा था जैविक और अजैविक घटक, बायोटिक अबायोटिक घटक के बीच अंतर संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी में किया जाता है। इसके दो शाखाएं होती हैं, एक है स्वपारिस्थितिकीय जिसमें सिंगल स्पीशीज की स्टडी की जाती है, दूसरा होता है सामुदायिक पारिस्थितिकीय जिसमें दो या दो से अधिक स्पीशीज का अध्ययन किया जाता है। तो किसी सिंगल पौधे अथवा जंतु या एकल जाति का उसके हैबिटाट के वातावरण से परस्पर संबंध और प्रभावों का अध्ययन ही स्वपारिस्थितिकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र तरल स्थूलदर्शी प्राणियों का किस प्रकार से उल्लिखित किया जाता है? तो यह क्या होता है? ये तरड़क होता है, जिसको तरड़क कहते हैं। ये क्या होते हैं इसको समझते हैं। स्थूल आकार वाले यहाँ बात की जा रही है कशेरुकी प्राणियों की। कशेरुकी शक्तिशाली जंतु होते हैं जो जलीय वातावरण में स्वतंत्र रूप से तैर सकते हैं और धाराओं के विपरीत तैरने में भी आंशिक रूप से कैपेबल होते हैं। इनमें अधिकांश जो जंतु होते हैं वो कौन से होते हैं? कशेरुकी होते हैं। ऐसे जंतु को तरड़क या नेक्टन कम्युनिटी में रखते हैं। दूसरी चीज़ है कि नेक्टन कम्युनिटी में उसका सबसे प्रमुख जंतु कौन है? मछली है, जिसमें हेरिंग है, ये मछलियों की मछलियों की प्रजाति के हेरिंग है, प्लेस है, कॉड है, स्कीवर्ड है मछलियाँ, टूथ व्हेल है और सी काऊ से क्वेश्चन आया हुआ है, जिसे ड्यूगोंग भी कहते हैं। तमिलनाडु के तट पर ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा प्लवक की बात करते हैं। तो जो सी बायोम है, सागरीय बायोम में प्रकाशीय क्षेत्र और सागर के ऊपरी मंडल में जल के ऊपरी भाग जिसकी गहराई कितनी होनी चाहिए? 200 मीटर में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जंतु जो है प्लवक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्लवक कहलाते हैं। जो समुद्र गहराई से 200 मीटर की गहराई पे पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, उन्हें प्लवक कहते हैं। दूसरी चीज़ इसमें आता है प्लैंकटन। यही जो 200 मीटर की गहराई में जो पादप होते हैं उन्हें प्लैंकटन कहते हैं। और इस पादप को जो फाइकोप्लैंकटन कहते हैं। जो प्लांट 200 मीटर की गहराई पे पाया जाता है उसे फाइकोप्लैंकटन कहते हैं। और जो जंतु होते हैं उसे जो प्लैंकटन कहते हैं। ये जो प्लैंकटन जंतु है ये फाइटोप्लैंकटन पर निर्भर रहते हैं, इसी को अपना हैबिटाट बनाते हैं। एक चीज़ जो और समझना है, जैसे हम देखते हैं कि ये हमारा समुद्र है और ये स्थल है, ये है समुद्र, ठीक है। तो यहाँ से स्थल भाग से 200 मीटर की गहराई तक जितने भी जीव जंतु होंगे उनको क्या कहेंगे? जो प्लैंकटन बोल देंगे। और जो पादप होंगे उसको फाइटोप्लैंकटन बोल देंगे, क्योंकि 200 मीटर की गहराई तक सूर्य का प्रकाश जल के अंदर जा सकता है और ऑक्सीजन की जो मात्रा है, अधिकतम मात्रा 200 मीटर की गहराई पर ही पाया जाता है। इस वजह से जो फाइटोप्लैंकटन होता है, जो हमारे फाइटोप्लैंकटन होता है, ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। और जो प्लैंकटन होता है ये इसे अपना हैबिटाट बनाकर यहाँ अपना पोषण प्राप्त कर सकता है।
दूसरी चीज़ है कि प्लवकों के तैरने की क्षमता सीमित होती है और ये क्या करते हैं, जल धाराओं के प्रवाह पर ही निर्भर होते हैं। अब परिपादप या परिजीव किसे कहते हैं, तो पेरिफाइतन जो होता है परिपादप, यह सूक्ष्म जीव जंतु और पादपों का एक ग्रुप है जो जलीय सतह में जड़ वाले पादपों से चिपके रहते हैं। जिन पादपों में जड़ होता है उनसे ये चिपके रहते हैं, इसलिए इन्हें परिपादप कहा जाता है। यह परिपादप जल में मौजूद जो अशुद्धियां हैं इनको अवशोषित करते हैं और ये जलीय वातावरण की शुद्धता को दर्शाते हैं। इनमें जैसे अधिकतर शैवाल आते हैं, जिसमें शैवाल है, साइनोबैक्टीरिया है, परपोषीजीव है, ये जल को शुद्ध करते हैं। एक बेंथोज होता है। बेंथोज क्या होता है, तो जलीय सतह के तल, यानी ये जो परजीवी ये तो बॉटम में रहते हैं, ये तो जल के ऊपर लगभग 200 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं, ठीक है। जिनमें जड़ होते हैं उनमें ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरा जो बेंथोस होता है, ये तल, जो समुद्र तल होता है, जलीय तल होता है, उसके बॉटम या तल के समीप रहने वाले पादप या जंतु जो है बेंथोस कहलाते हैं। और ये बेंथोस समुद्री जल के साथ साथ स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, यानी लवणता वाले जल में तो पाए जाएंगे, उसके साथ साथ स्वच्छ जल में भी। अगला क्वेश्चन है कि प्रवाल त्रिभुज एक कोरल ट्रायंगल भी है। इससे क्वेश्चन भी आता है कि संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो प्रवाल त्रिभुज इंडोनेशिया, जो प्रवाल त्रिभुज है इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, सोलोमन द्वीप और तिमोर लेस्टे के उष्णकटिबंधीय सागरीय जल के एक अनुमानित त्रिकोणीय क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होने वाली भौगोलिक शब्दावली है। यह एक प्रकार से जो प्रवाल ट्रायंगल है, प्रवाल ट्रायंगल कोई विशेष शब्द नहीं है, बस ये एक लोकेशन है जिस विशेष क्षेत्र में ये पाया जाता है, इस वजह से प्रवाल ट्रायंगल बोल दिया गया है। दूसरा है, इसमें विश्व की सभी प्रवाल प्रजातियाँ पाई जाती हैं। एक शब्द है, सभी प्रवाल प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो सभी प्रवाल प्रजातियाँ तो एक ही जगह नहीं पाई जा सकती ना, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। दूसरा चीज़ कह रहा है कि यहाँ कछुओं की 7 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जो कछुए हैं, कछुए की जो 7 प्रजाति, ये कह रहा है यहाँ भी 7 प्रजाति पाई जाती हैं, तो ये भी सही नहीं है। यहाँ 7 प्रजाति नहीं पाई जाती, यहाँ कितने प्रजाति पाई जाती हैं, लगभग 6 प्रजाति पाई जाती हैं। इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। कोरल त्रिभुज की बात करें, कोरल ट्रायंगल, तो ये समुद्री क्षेत्र है जो कहाँ, इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, सोलोमन द्वीप और तिमोर लेस्टे, जिसमें कम से कम कितने 500 भित्ति निर्माणकारी प्रवाल हैं। तो ये कथन एक सही है। दूसरा, प्रवाल त्रिभुज जो है जो 2 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में शामिल हैं। एक क्या है, एक इंडोनेशियाई फिलीपींस क्षेत्र है और दूसरा दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। तो ये 2 क्षेत्रों में शामिल है। अगली बात क्या है कि विश्व की सबसे अधिक प्रवाल भित्तियाँ प्रवाल त्रिभुज में ही पाई जाती हैं। विश्व में जितनी भी प्रवाल भित्तियाँ हैं वहाँ उसका 75% इसी कोरल त्रिभुज क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए इसका लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, 76% यहीं पाए जाते हैं। अगला है कि प्रवाल प्रजातियों की विविधता अधिकेंद्र जो है इंडोनेशिया के पापुआ न्यू गिनी बर्ड्स हेड प्रायद्वीप में पाया जाता है, जिसमें यहाँ क्या प्रवाल त्रिभुज का 95%, जो 76% है उस 76% में 76% का 95% इंडोनेशिया के पापुआ न्यू गिनी का जो ये प्रायद्वीप है, बर्ड्स हेड प्रायद्वीप है, यहाँ पाया जाता है 95%, और विश्व का 72% पाया जाता है। इसलिए कथन दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि यह कह रहा है कि सभी प्रवाल भित्तियाँ अधिक पाई जाती हैं, तो यहाँ ये गलत हो जाएगा।
पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक प्रवाल भित्तियों की प्रजाति पाई जाती हैं, लेकिन सभी क्षेत्रों की तुलना में नहीं पाई जाती। इस वजह से वो कुछ हमारा कथन गलत हो जाता है। तीसरा चीज़ कहता है कि लेदरबैक जो समुद्री टॉर्टोई हैं, कछुए हैं, यह दुनिया के 7 समुद्री कछुए की प्रजातियों में से 6, कितनी 6, जो 7 की समुद्री प्रजातियां उनमें से 6 जो है इसी नॉर्थ वर्ल्ड हेड जो आइलैंड है, वाइगो क्षेत्र भी इसे बोला जाता है, यहाँ पाया जाता है। इसलिए ये भी कथन गलत हो। अगला क्वेश्चन है, हमें विचार करना है कि एक रत्नागिरी है और दूसरा सुंदरवन है। कह रहा है कौन से स्थान अपने गरान फिर यही मैंग्रोव है इनके रूप में जाना जाता है। तो रत्नागिरी और सुंदरवन, रत्नागिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में है, और सुंदरवन जानते हो भारत और बांग्लादेश के बीच में है, जिसका 40% इंडिया में और 60% बांग्लादेश में है। ठीक है, तो दोनों कथन सही हो जाते हैं। मैंग्रोव क्षेत्र में पौधों की प्रजातियों की संख्या और उसके घनत्व को नियंत्रित करने का मुख्य कारक उस क्षेत्र की वनस्पतियों के खारे पानी सहन करने की क्षमता और उस क्षेत्र का तापमान होता है। क्योंकि मैंग्रोव जो होता है वो अधिकतर कहाँ? खारे पानी पे हो सकता है। ये स्वच्छ जल में भी होता है, लेकिन स्वच्छ जल में कम होता है जितना खारे पानी में अधिक होता है। दूसरी चीज़, एक क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था कि मिक्सचर, तो इनका मिश्रण जरूरी नहीं है, ये अलग अलग खारे पानी और स्वच्छ जल में रह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एक प्रकार के पौधे होते हैं, ये अपने आप को अनुकूलित कर लिए हैं कि हम खारे पानी में रह सकते हैं। इनकी जो जड़ें हैं, ठीक है, ये सहन करने की क्षमता और उस क्षेत्र के तापमान को अनुकूलित कर लिए हैं, जिसे हम सक्सेशन कहते हैं। कल पढ़ा था, फर्स्ट सक्सेशन और सेकंड सक्सेशन दोनों पढ़े थे। तो ये मैंग्रोव के बारे में जान लेते हैं। तो मैंग्रोव एक साल्ट टॉलरेंट यानी लवण को टॉलरेट करने वाला वनस्पति होती हैं। मैंग्रोव में विशेष श्वसन जड़ का विकास हो जाता है, जिनके माध्यम से ये पौधे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। और इनकी जो जड़ें होती हैं, एक विशेष प्रकार के जिन जड़ों का ये विकास कर लेते हैं, इनकी जड़ों को न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। क्या? न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि इनकी जड़ों को क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। जड़ों को हम लोग न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। दूसरा, कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति का विस्तार अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ है? अभी हमने बात किया था, जो 9 तटीय राज्य हैं, गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक 9 तटीय राज्य सभी में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा है? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, यहाँ सबसे अधिक पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है। दूसरा, फिर आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, अंडमान निकोबार है, ओडिशा है, महाराष्ट्र जिसमें रत्नागिरी की अभी बात किए गए थे, तमिलनाडु, गोवा, केरल, कर्नाटक में पाया। अगला क्वेश्चन है वाटरशेड के बारे में, वाटरशेड और वाटरशेड विकास के संदर्भ में। इसमें हमें ये भी देखना है कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। क्योंकि जब एग्ज़ाम में हम इसको ध्यान नहीं देते तो यहीं हमारा माइनस हो जाता है प्लस होने की जगह। ठीक है, तो हमें ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी, अब इसका डिफिनीशन क्या कर रहा है वाटरशेड और वाटर विकास। इसके जो मूल अवधारणा है, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या कह रहा है कि हम जल को एक स्थान पर रोकते हैं और उसका सोखा जाना, रोक कर सोखते हैं। दूसरा चीज़ कह रहा है कि इसमें जो वृक्ष वनस्पति जल सोखने में सहायक होते हैं, जबकि जलधारा अवरोध और बांध अवरोध पानी के बहाव को रोकने में सहायक होते हैं। तीसरा कह रहा है अतः न केवल जलाशयों को पानी की आपूर्ति होती है, बल्कि साल भर सतत जल आपूर्ति होती रहती है। वाटरशेड विकास भूमिगत जल को बढ़ाने में मदद करता है और
बाढ़ जैसी विशेष गंभीर समस्याओं की रोकथाम में भी सहायक। अगला कह रहा है कि इसका विकास 1985 में हुआ था। इसका विकास 1985 में नहीं, ये कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया।